हम लोग पढ़ रहे थे रूपरेखा शिक्षा की, और उसके अंतर्गत हमने पहले पढ़ा जन्म से 7 वर्ष तक की। अब हम दूसरा पढ़ेंगे 8 से 14 वर्ष की। और 8 से 14 वर्ष में इसमें शारीरिक विकास पर बल दिया गया है, जिसमें कि जिम्नास्टिक के द्वारा उसका शारीरिक गठन किया जाए और नैतिक विकास पर बल दिया जाए। साथ में इसमें पढ़ाई लिखाई और संगीत चित्रकला इसके द्वारा उसको शिक्षा दी जाए। इसमें सबसे मेन जो बल दिया गया है अरस्तू ने, वो संगीत को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा संगीत के द्वारा उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर आता है 15 से 21 वर्ष। इसके अंतर्गत उसको इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि वह सरकार के अनुरूप कार्य कर सके, मानसिक और शारीरिक उसका विकास हो सके, गंभीर अध्ययन कर सके और कठिन व्यायाम कर सके, और इसीलिए उसमें उसको उन सभी को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर अरस्तू ने पूरा इसको सप्तवर्षीय परिवर्तन बताया है। ये तो हमने देखा इसकी शिक्षा की रूपरेखा। अब हम देखते हैं शिक्षा का मूल्यांकन, शिक्षा के विचारों का मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आलोचना। तो आलोचक जो मानते हैं कि वो ये कहते हैं कि अरस्तू की जो शिक्षा है, पहली बात है एक पक्षीय है। एक पक्षीय क्यों है? क्योंकि अरस्तू ने संगीत पर अत्यधिक बल दिया है, अन्य पक्षों पर बल नहीं दिया है, उनको उपेक्षित किया है। दूसरा है अव्यवस्थित शिक्षा है। अव्यवस्थित शिक्षा किस प्रकार है कि इसमें साहित्य पर बहुत कम महत्व दिया है, क्योंकि उसको बहुत लेट जाकर उसको साहित्य के बारे में ज्ञान होता है। तो इस प्रकार साहित्य पर इसने महत्व नहीं दिया। तीसरी बात आती है बौद्धिक विकास विलंब से किया गया। हम देखते हैं कि जो जन्म से लेकर 7 वर्ष तक उसने उस पर कोई बौद्धिक विकास पर बल नहीं दिया है। 14 वर्ष के बाद में उसने उसके बौद्धिक विकास पर बल दिया, 14 से 21 वर्ष के अंतर्गत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका बौद्धिक विकास बहुत लेट जाकर है, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर है आलोचक मानते हैं कि ये पूर्ण राज्यीकरण करना अलोकतांत्रिक है, क्योंकि उसने कहा शिक्षा पूर्ण तरह से राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, क्योंकि नागरिक इस प्रकार के नागरिक बनाए जाने चाहिए जिससे कि वह संविधान के अनुकूल व्यवहार कर सकें। तो इस प्रकार पूर्ण राज्यीकरण करना गलत है। फिर शिक्षा केवल नागरिकों के लिए है, जिसमें आलोचक मानते हैं कि अरस्तू ने शिक्षा को केवल नागरिकों के लिए माना है, क्योंकि उनको अवकाश की आवश्यकता है, वही न्यायिक और सामाजिक कार्यों में सारे सरकारी कार्यों में भाग लेंगे। तो इस प्रकार उसने कहा कि कृषक और शिल्पी के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। तो नागरिकों के लिए शिक्षा दी गई है, तो वो बहुत अल्प लोगों के लिए ही दी गई है। तो ये तो आलोचना। अब हम देखते हैं इसका महत्व कि इसकी क्या उपयोगिता है। तो पहली बात आती है कि जो इसके महत्व की बात करते हैं, तो इसने पूरा जो दृष्टिकोण है शिक्षा का, वो मनोवैज्ञानिक आधार पर है, क्योंकि जिस समय जो शिक्षा दी जानी चाहिए जिस अवस्था में, वह उसी अवस्था में उस शिक्षा को प्रदान की गई है। तो इस प्रकार हम देखें तो मनोवैज्ञानिक आधार पर जो इसने शिक्षा की रूपरेखा बताई है, वह पूरे समूचे दृष्टिकोण में ही परिवर्तन ला दिया है। दूसरी बात जो इसका उपयोगिता है वो ये है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की अनेक बातें जो हैं सामान्य रूप से उसने स्वीकार की हैं, कि उसने कहा है कि उसमें पाठ्यक्रम में कि उसका समूचा विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व का पूरा विकास होना चाहिए, शारीरिक नैतिक आध्यात्मिक। तो इस प्रकार उसने पूरे विकास पर बल दिया है। तीसरी बात आती है कि अरस्तु ने जो ज्ञान का वर्गीकरण किया है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि यूरोप के अधिकांश जो लाइब्रेरी हैं यानी पुस्तकालय हैं, उन्होंने अपने पुस्तकों का वर्गीकरण अरस्तु के शिक्षा के वर्गीकरण के आधार पर किया है। तो इस प्रकार हम देखें तो शिक्षा बहुत उपयोगी है, वर्तमान में भी अरस्तु की शिक्षा उपयोगी है। धन्यवाद।